काबुल पर कब्जे के 21 दिन बाद जब तालिबान ने अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार का ऐलान किया तो इसमें शामिल आतंकियों के नाम सुनकर किसी को हैरानी नहीं हुई। नई सरकार में 33 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिनमें न केवल सरकार का सबसे बड़ा चेहरा आतंकी है बल्कि कई और भी इनामी आतंकी हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने जैसे जैसे अफगानिस्तान की नई सरकार के एक एक चेहरे का नाम बताना शुरू किया, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगती चली गई और इस दावे पर भी कि अफगानिस्तान अब आतंकिस्तान में बदल चुका है। अफगानिस्तान की कमान कट्टरपंथी आतंकियों के हाथों में आ चुकी है। वैसे तो आपको यकीन होगा ही, फिर भी तालिबान सरकार के चेहरों पर गौर करना जरूरी है। इसकी शुरुआत सबसे बड़े चेहरे से करें तो ये है मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के प्रधानमंत्री। संयुक्त राष्ट्र ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद को वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। हसन अखंद की कट्टरता के बारे में दुनिया को तब पता चला जब 2001 में बामियान में बुद्ध की प्रतिमाओं को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया था। मोहम्मद हसन अखंद के बाद दूसरे नंबर पर मुल्ला गनी बरादर है। मुल्ला गनी बरादर को कट्टरपंथी सरकार का उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से जिसे पाकिस्तान जैसे मुल्क ने 2010 में गिरफ्तार कर लिया था और 8 साल बाद तब छोड़ा जब अमेरिका ने बातचीत के लिए उसे छोड़ने को कहा। एक और उप प्रधानमंत्री के पद पर उस अब्दुल सलाम हनफी को बैठाया गया है जो संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में शुमार है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब्दुल सलाम हनफी ड्रग सप्लाई में शामिल है और तालिबान के लिए इसकी पूरी जिम्मेदारी संभालता है। तालिबान की कट्टरपंथी सरकार में गृह मंत्रालय संभालने का जिम्मा हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी को मिला है। अमेरिका की नजर में सिराजुद्दीन हक्कानी भी एक आतंकी है जिसके सिर पर $10 मिलियन यानी कि 73 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनाम है। मोस्ट वांटेड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री ने आने वाले दिनों में पढ़ाई लिखाई का खाका भी खींच दिया। जो होगा वो मजहब से होगा, डिग्री से नहीं। वली د دین په وجه باندې چې د خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت دی هغه عزت په هان نه دی، هغه د ماستر نه دی. دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریانی هغه ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل، نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل دی. इसी तरह विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी, रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब सहित कई कद्दावर मंत्री संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की लिस्ट में हैं। तालिबान 5 नाम से कुख्यात 5 तालिबान में से 4 को नई अफगान सरकार में जगह दी गई। इनमें वो 4 हैं जिन्हें अमेरिका ने गुआंतानामो बे में हिरासत में रखा था। इन्हें अमेरिकी सैनिकों की रिहाई के बदले में 2014 में ओबामा सरकार ने रिहा किया था। इन आतंकियों में मुल्ला खैरुल्लाह को सूचना मंत्री, मुल्ला नूरुल्लाह को सीमा और जनजाति मंत्री, मोहम्मद फाजिल को उप रक्षा मंत्री बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि गुलाम इसाकजई तक ने कहा कि अफगानिस्तान की आंतरिक सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली नहीं है और इसे अफगानिस्तान के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने इस सरकार में शामिल दागियों पर सवाल तो खड़े किए ही, साथ ही इसमें महिलाओं और अल्पसंख्यकों को जगह न दिए जाने का भी मुद्दा उठाया। गुलाम इसाकजई ने संयुक्त राष्ट्र में दुनिया से इस्लामी अमीरात की बहाली के विरोध तक की अपील कर डाली। We ask all member states of the United Nations to help us promote a culture of peace in Afghanistan. We ask that you continue to reject the reinstatement of the Islamic Emirate, hold the Taliban to account for their violation of international human rights and humanitarian law. जब 33 मंत्रियों वाली सरकार में से 17 को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित किया है तो ऐसे में इस तरीके की सरकार पर सवाल तो खड़े होंगे ही। सवाल यहीं खत्म नहीं होते, सवाल तो ये भी है कि जो अब तक आतंकी थे आज वो किसी सरकार का चेहरा बन रहे हैं तो ऐसे में क्या दुनिया के तमाम देश उनको मान्यता देंगे? इस सवाल को खारिज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री, 2 उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य ऐसे पद हैं जिनमें कि आतंकियों को बिठाकर क्या दुनिया को चिढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा? तालिबान की अंतरिम कार्यवाहक सरकार भले ही 6 महीने के लिए बनी है, लेकिन इससे उसके इरादे साफ हो गए हैं। तालिबान के सबसे बड़े धार्मिक नेता हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने अपने संदेश के जरिए रही सही कसर भी पूरी कर दी। अखुंज़ादा ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान इस्लामिक और शरिया कानून से ही चलेगा, लेकिन सवाल उठता है कि अफगानिस्तान चलेगा तो चलेगा कैसे? प्रतिबंधित आतंकियों के प्रमुख पदों पर रहते हुए कोई भी देश तालिबान सरकार को मान्यता कैसे दे सकता है?
नियमों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों की लिस्ट में शामिल होते ही सभी देश बिना देरी किए संबंधित व्यक्ति, समूह या संस्था का धन, वित्तीय संपत्ति और आर्थिक संसाधनों को जब्त कर लेते हैं। प्रतिबंधित सूची में शामिल लोगों का विश्व के किसी भी देश में आने जाने पर प्रतिबंध लग जाता है। इसके अलावा जो जिस देश में है उसमें भी स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता। कोई भी देश ऐसे आतंकियों को न तो वीजा जारी कर सकता है और न ही अपने देश में शरण दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल होते ही संबंधित व्यक्ति या संस्था को किसी भी देश या संगठन द्वारा हथियारों की खरीद फरोख्त, उसके पुर्जों, मटेरियल, तकनीक की जानकारी देने पर प्रतिबंध लग जाता है। प्रतिबंधित व्यक्ति या संस्था किसी भी देश का झंडा लगा हवाई जहाज या शिप का उपयोग नहीं कर सकता है। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 या 2 से अधिक वैश्विक आतंकी किसी सरकार में सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिन जिन देशों ने इन आतंकियों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं वो आखिरकार तालिबान सरकार को मान्यता कैसे देंगे। अगर ये देश नियमों को ताक पर रखकर मान्यता देते हैं तो इसे आतंकवाद के साथ समझौता माना जाएगा। दूसरी तरफ ऐसी मिसाल कायम होगी कि आतंकी होने के बावजूद सरकार का प्रमुख बनने पर सभी अपराध माफ हो जाते हैं। तालिबान अपनी सरकार चलाने के लिए पाई पाई का मोहताज है। अगर उसके पास पैसा नहीं आया तो अफगानिस्तान में तबाही आ सकती है। दूसरी तरफ अगर दुनिया ने मान्यता नहीं दी तो राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हो पाएंगे और ऐसे में तालिबान को यह साबित करना होगा कि उसने आतंकवाद से संबंध तोड़ दिया है। अफगानिस्तान की कार्यवाहक तालिबान सरकार को एनआरएफ ने खारिज कर दिया है। एनआरएफ ने एक बयान जारी कर तालिबान सरकार को अवैध और अफगानिस्तान के लोगों का दुश्मन करार दिया है और दुनिया से इस सरकार को मान्यता नहीं देने की अपील की है। हक के लिए महिलाओं ने अफगानिस्तान की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। तालिबान सरकार के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों को हमले में मदद करने के खिलाफ दुनिया भर के अफगानी सड़कों पर विरोध जता रहे हैं और विरोध की इन आवाजों के बीच अब तालिबान से 2-2 हाथ कर रहे एनआरएफ ने भी कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। एनआरएफ ने एक बयान जारी कर इस सरकार को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस सरकार को कानूनन गलत तो बताया ही, साथ ही अफगानिस्तान के लोगों का दुश्मन करार दिया। एनआरएफ ने अपने बयान में लोगों के वोट से ही वैध सरकार बनाने की बात कही। साथ ही अफगानिस्तान के राजनीतिक लोगों से बात कर जल्द ही देश में एक जिम्मेदार राजनीतिक ढांचा खड़ा करने का भी दावा किया। एनआरएफ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, हमारे स्वतंत्र और स्वतंत्रता प्रेमी लोग हर तरह के अधिनायकवाद, उग्रवाद और उनसे पैदा हुए शासनों का विरोध करते हैं। देश तालिबान से आजाद होने तक विरोध करना जारी रखेगा। काबुल में उनका नाजायज शासन अफगानिस्तान क्षेत्र और दुनिया की स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा है। एनआरएफ का मानना है कि एक लोकतांत्रिक, कानूनी और वैध सरकार की स्थापना केवल लोगों की इच्छा और वोट के माध्यम से की जा सकती है। एक आम चुनाव जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मान्य हो। हम वैश्विक समुदाय से नए शासन को मान्यता देने से परहेज करने की अपील करते हैं। इसके अलावा आतंकवाद से छुटकारा पाने के लिए अफगानों के संघर्ष का समर्थन करने की भी अपील करते हैं। शराइती रा یک اوضاعی را برای سرنوشت یک ملتی را تصمیم میگیریم ای باید در روشنی و آگاهی همین ملت. पंजशीर के नेता की शिकायत और चिंता बेवजह नहीं। तालिबान की हुकूमत के बाद जिस तरह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलियों की बौछार की जा रही है, वो यही साबित करते हैं कि 20 साल बाद भी तालिबान नहीं बदले हैं। अब भी वे उतने ही निर्मम और खूंखार हैं जितने वो पहले थे। अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान को सत्ता सौंपे जाने के तरीके पर भी अहमद मसूद को आपत्ति है। मसूद के मुताबिक अफगानिस्तान से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह जनता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही है, वो आने वाले दिनों का इशारा है। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसने हिंसा को बढ़ावा ही दिया है। جنگ نه بلکه تشویق افراطیت، تشویق جنگ، تشویق خونریزی است. ضرری به خود آمریکا میرسه. امضای یک طرفه یک ابرقدرت می امضا میکنه همراه یک گروه. باز در اینجا تمام کسایی که دست به خاطر خشونت و
به خاطر جنگ زدیان روحیه میگیرن. तालिबान के इस नए कैबिनेट में केवल एक कमी नहीं, सही मायने में कहें तो ये कमियों का कोलाज है। तालिबान ने सत्ता में वापसी के दौरान अपने बदलने के बड़े बड़े वादे और दावे किए थे। तालिबान ने देश को शरिया कानून के हिसाब से चलाने की बात तो कही, लेकिन महिलाओं को उनका हक देने का वादा भी किया। लेकिन कैबिनेट के ऐलान के बाद ये बात साबित हो गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, तालिबान का नजरिया किसी भी मोर्चे पर बदलने वाला नहीं है। चाहे बात महिलाओं को उनका हक देने की हो या फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात। यही वजह है कि तालिबान की असली सूरत की झलक मिलते ही महिलाएं विरोध जताने सड़क पर उतर पड़ी। उन्होंने तालिबान के हथियारबंद लड़ाकों की भी परवाह नहीं की। तालिबान सरकार में जो 33 मंत्री बनाए गए हैं, उनमें 30 पश्तून, 2 ताजिक और 1 उज़्बेक मूल के हैं। महिलाओं और युवाओं को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। इसके साथ ही सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हजारा को भी कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। यही नहीं, समावेशी सरकार का राग आलापने के बावजूद नई सरकार में हामिद करजई और डॉक्टर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को जगह नहीं मिली। नई सरकार के गठन में तालिबान ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान में फिर 20 साल पुराना राज लौट रहा है। यही वजह है कि अहमद मसूद ने इस्लामिक रिपब्लिक से इस्लामी अमीरात के ऐलान पर भी वाजिब सवाल खड़े किए। نظام آینده افغانستان و تغییر نظام آینده افغانستان از نظام و شکل به یک ترتیب جمهوری اسلامی به یک شرایط مثل امارت اسلامی فقط و فقط همه پرسی و تصمیم مردم افغانستان میتونه تغییر بده و علاقه این دیگه خط سرخ مردم افغانستان و ماست. भले ही तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा किया, लेकिन अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद आखिरी सांस और लहू के आखिरी कतरे तक तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने का संकल्प जताते दिखे। उनके समर्थकों को अफगानिस्तान को आतंकिस्तान और वहां की सरकार को आतंकियों की सरकार बनाए जाने पर घोर आपत्ति। जो लोग कल तक यूनाइटेड नेशनल और अमेरिका में ब्लैक लिस्ट में था, वो अभी आया अफगानिस्तान का सरकार बनाता है, वो अभी अफगानिस्तान का वजीर आजम बनाता है। अगर एक चोर, एक डाकू, एक टेररिस्ट किसी मुल्क का वजीर आजम है, अगर किसी टेररिस्ट उस मुल्क का बड़े बुजुर्ग जो अमीरुल मोमिनीन बोलता है, तो क्या उम्मीद हो सकता है? अफगानिस्तान की सरकार में महिलाओं और अल्पसंख्यकों की अनदेखी और 17 आतंकियों पर मेहरबानी पर चिंता स्वाभाविक है। तालिबान लगातार कह रहे हैं कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, किसी को उनसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तालिबान की कथनी और करनी के अंतर ने अफगानिस्तान के लोगों को डरा दिया है। वो समझ गए हैं कि तालिबान के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और, अंदर से तो वो वही है, खूंखार आतंकी। अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में तालिबान के खिलाफ बगावत की आग सुलगने लगी है। यानी अफगानिस्तान में आम लोग बेहद गुस्से में हैं। गुस्सा इस कदर कि लोगों के मन से तालिबान का खौफ सा मिटने लगा है और वो सड़कों पर उतर आए हैं। सैकड़ों की भीड़ काबुल की सड़कों पर तालिबान और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। अफगानिस्तान में इस वक्त एक ही सिक्के के 2 पहलू साफ साफ नजर आने लगे हैं। एक तरफ तालिबान के बड़े बड़े नेता सरकार की बड़ी बड़ी कुर्सियों के लिए जोड़ घटाना गुणा भाग करते नजर आ रहे हैं, मगर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के समर्थन में तो कम लोग सामने आए, बल्कि इसके उलट अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तबकों के लोग सड़कों पर उतरकर बगावत की आवाज बुलंद करते जरूर देखे जा रहे हैं। जो वहाँ पे विरोध हो रहा है वो न केवल तालिबान बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी हो रहा है। लगातार वो लोग नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान, उनका मानना ये है कि सब साजिश जो हुई है जिसके उसके पीछे पाकिस्तान का हाल है, पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया। अफगानिस्तान की जनता ने तालिबान के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। 20 साल बाद अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी हो चुकी है और मंत्रियों के विभाग का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन काबुल, हेरात और अन्य प्रांतों में लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। खासकर महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ गई है और इस पर काबू पाने के लिए तालिबान के लड़ाके आए दिन इन पर फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये सब इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सत्ता की जो राह है वह तालिबान के लिए कांटो भले रास्ते की तरह है। ये 3 तस्वीरें हैं जिनमें आम अफगान और उसकी आवाज का सच कैद है। राजधानी काबुल की सड़कों का मंजर एकदम जुदा है। सरकार भी यहीं बन रही है, जश्न भी यहीं हो रहा है।
लेकिन विरोध की आवाज का अलग मुकाम है, क्योंकि इस आवाज में आधी आबादी की आवाज ज्यादा बुलंद होने लगी है। हेरात शहर में तो इसी तरह के प्रदर्शन पर तालिबान के लड़ाकों ने गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब शहर के लोग तालिबान सरकार और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन को देखकर तालिबान के लड़ाके बौखला गए और फिर दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। अचानक भीड़ पर गोली चलने से वहां भगदड़ मच गई और फिर 2 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह परवान शहर में भी तालिबान के लड़ाकों ने एक प्रदर्शनकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदख्शां प्रांत में लोग नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के समर्थन में खुलकर आ रहे हैं। अफगानी नागरिक खुलकर एनआरएफ के समर्थन में आ गए। अफगानिस्तान के लोगों को लगता है कि उनके आने वाले समय में जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो हक और हुकूक हैं, वो सब मारे जाएंगे। उसके कई कारण हैं, उसको ये देख चुके हैं इनको पहले भी। और फिर दूसरी बात ये कि इनमें जो लोग हैं सरकार के अंदर, ये वही लोग हैं जो पहले सरकार में थे। शुरू से ही तालिबान का विरोध कर रहे नॉर्दर्न अलायंस और उसके सहयोगी नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ने तो पूरी तरह से तालिबान की सरकार को सरकार का दर्जा देने से ही इनकार कर दिया। तालिबान के अंतरिम सरकार के ऐलान के बाद एनआरएफ ने एक बयान जारी कर इस सरकार को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इस सरकार को अफगानिस्तान के लोगों की दुश्मन बताया और इसे कानूनन गलत बता दिया। एनआरएफ ने अपने बयान में लोगों के वोट से ही वैध सरकार के बनने की बात कही। साथ ही अफगानिस्तान के राजनीतिक लोगों से बात कर जल्द ही देश में एक जिम्मेदार राजनीतिक ढांचा खड़ा करने का दावा भी किया। अफगानिस्तान में लोग उसकी सरकार को मानने को तैयार नहीं है। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के लोग बेहद गुस्से में हैं और ये गुस्सा सड़क पर सैलाब की शक्ल में नजर आने लगा है। काबुल में महिलाएं भी सरकार में अपनी भागीदारी की लगातार मांग कर रही हैं। उस मांग को मनवाने के लिए महिलाओं ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च निकाला, लेकिन तालिबान ने इस विरोध को कुचलने के लिए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और हिंसा की, जबकि हेरात में भी महिलाएं अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करती रहीं। पिछले 5 दिनों से अफगानिस्तान की महिलाओं की आवाज पूरी दुनिया सुन रही है। आलम यह है कि अपने खिलाफ उठती आवाजों को देखकर तालिबान के लड़ाके बौखला गए और शायद ये उसी बौखलाहट का नतीजा है कि तालिबान ने अपने सबसे कारगर हथियार का इस्तेमाल किया और दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। उनको लगता है कि ये बिल्कुल इनमें चेंज, बदलाव नहीं आ सकता। इन्हीं ने कहा है कि औरतों को हक देंगे, फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि शरिया लॉ के तहत, और इनकी जो शरिया है उसमें औरतों के पास कोई हक है नहीं देखा जाए तो। और उनको डर इस बात का है कि अफगानिस्तान दोबारा से जैसा इन्हीं ने 1996 में से लेकर 2001 तक में चला था, उस तरह की हुकूमत बन जाएगी। अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में विरोध की लहर चल उठी है। इस लहर की अगुवाई वो महिलाएं कर रही हैं जिन्हें पर्दे में रहने का हुक्म सुनाया गया है। आम अफगानी पाकिस्तान के दखल से खासे नाराज हैं। बेशक तालिबान ने चारों तरफ अपनी घेराबंदी करके आजाद आवाजों को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन कहावत है कि जुल्म अगर डाल डाल तो बगावत पात पात, और उसी तर्ज पर अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बगावत की इबारत लिखी जा रही है। ये बात एकदम साफ हो गई है कि तालिबान रंगे सियार से कम नहीं, क्योंकि काबुल से तालिबान के जुल्म और सितम को जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उसने जता दिया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत में महिलाओं के हाल क्या हैं। तालिबान का असली चेहरा और उसका पूरा सच यहाँ इस वक्त इन तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है। तालिबान के इन्हीं खूंखार चेहरों की दहशत ने अक्सर घरों में कैद रहने वाली अफगानिस्तान की महिलाओं को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, जो बंदूकों के सामने भी तनकर अपने हक की आवाज उठा रही है। इससे पहले महिलाओं को लेकर तालिबान के कुछ और सच को बेनकाब किए जाएं, उससे पहले काबुल से जिस एक वीडियो ने सामने आकर दुनिया भर में तालिबान की सच्चाई उजागर कर दी, उसे देख लेना जरूरी है। ये वीडियो तालिबान की करनी और कथनी में फर्क दिखाता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल शहर से आए इस वीडियो ने उस सच्चाई को उजागर किया है जिस पर अभी तक तालिबान हर मुमकिन तरीके से पर्दा डालकर दुनिया को अंधेरे में रखने की फिराक में थे। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तालिबान लड़ाका एक महिला पर डंडे बरसा रहा है
तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद महिलाओं को आजादी देने और उनका सम्मान करने की बात कही थी, लेकिन ये वीडियो उनके इस दावे की पोल खोल रहा है। असल में काबुल में अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरी महिलाओं में एक लड़की को तालिबान के लड़ाकों ने घेर लिया और उस पर अपने जुल्म की इंतहा करनी शुरू कर दी। दरअसल एक वीडियो के जरिए तालिबान का जो सच उजागर हुआ है वो तो सिक्के का एक पहलू भर है। तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के बाद सबसे ज्यादा दहशत में वहां की महिलाएं हैं। महिलाओं को ये मालूम है कि अब तालिबान के शासन में उन्हें कैसे कैसे जुल्म और सितम का सामना करना होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों पर कब्जा करने के साथ ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जुलाई में बख्तखशां और तखर प्रांत में उसने एक फरमान जारी किया था जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस फरमान में कहा गया था कि 15 साल से बड़ी लड़कियां और 45 साल से उम्र की कम विधवाओं की पूरी सूची उन तक पहुंचाई जाए। ये वीडियो तो बस एक बानगी है, जबकि अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत तो इससे भी ज्यादा भयानक है। इसी बीच अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार बनने के सिलसिले के बीच महिलाओं के हक और आजादी को छीनने वाला एक और नया फरमान सामने आया। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि तालिबान राज में महिलाओं को खेलने की इजाजत नहीं होगी। तालिबान के कल्चरल कमीशन के अब्दुल्ला वासिफ के एक इंटरव्यू के हवाले से बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलते वक्त महिलाओं के शरीर का हिस्सा दिखता है, इसलिए ऐसे में उन्हें क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। काबुल में कब्जा करने के बाद तालिबान लगातार दावा करते रहे हैं कि वो महिलाओं के उनके तमाम अधिकार देंगे, मगर अब जो फरमान सामने आ रहे हैं उसमें कथनी और करनी का फर्क साफ नजर आने लगा। कुछ रोज पहले ही तालिबान ने यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए पर्दे में पढ़ाई का फरमान जारी किया था और अब महिलाओं को खेल से दूर कर उन्हें घर में कैद करने की कोशिश की जा रही है। तालिबान के इन्हीं फरमानों का विरोध करने के लिए इस वक्त अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में महिलाओं ने नई हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तालिबान के विरोध के बीच एक खबर ऐसी सामने आ गई जिसने तालिबान के सच के साथ साथ पर्दे में छिपने की फिराक में लगे पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर है कि पंजशीर में तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान की सेना ने 27 जंगी हेलीकॉप्टर भेजे थे। पाकिस्तान की इसी मदद की बदौलत ही तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने का दावा भी किया। हालांकि पाकिस्तान पंजशीर में तालिबान की मदद के लिए सेना भेजने की बात से साफ इनकार कर चुका है। तालिबान की हुकूमत के खिलाफ आम अफगानी सड़क पर है और अपनी मिटती हुई आजादी को बचाने के लिए महिलाओं की चीख फिजा में फैल चुकी है और अपने खिलाफ उठती आवाज को देखकर तालिबान के लड़ाके बंदूक तानकर दहशत फैलाने के लिए खड़े हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का तो विरोध हो ही रहा है। अब तो पाकिस्तान के उस झूठ पर से भी पर्दा उठ गया है जिसे पाकिस्तान दुनिया भर से छुपाने की फिराक में लगा हुआ था। पंजशीर में पाकिस्तान ने किस तरह तालिबान को अपनी वायुसेना की मदद मुहैया करवाई, उसने अफगानिस्तान के लोगों को बुरी तरह गुस्से से भर दिया है। इधर राजस्थान के जालौर में भारत का ऐसा पहला नेशनल हाईवे बनाया गया है जिसका इस्तेमाल आपात स्थिति में वायुसेना के विमानों की लैंडिंग के लिए किया जाएगा। इस नेशनल हाईवे के 4 किलोमीटर के एक हिस्से को इस तरह से डेवलप किया गया है कि इस पर फाइटर जेट की लैंडिंग हो सकती है। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब बनी इस एयर स्ट्रिप पर आज भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की प्रैक्टिस की। इस एयर स्ट्रिप को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने वायुसेना के साथ मिलकर तैयार किया है। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान जिस हवाई पट्टी पर उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है, असल में वो एक नेशनल हाईवे है। राजस्थान के जालौर जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास चितलवाना में NH 925A पर आज भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की। ये हाईवे पर लड़ाकू विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग की प्रैक्टिस थी। ये भारत का पहला नेशनल हाईवे है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए किया जाएगा। राजस्थान के जालौर में इस नेशनल हाईवे को कुछ इस तरह से बनाया गया कि इस पर लड़ाकू विमान आसानी से उतर सकते हैं। सबसे अहम बात ये कि ये एयर स्ट्रिप पाकिस्तान की सीमा से महज 40 किलोमीटर दूरी पर बनाई गई है। जाहिर है इससे युद्ध के हालात में वायुसेना को काफी मदद मिलेगी। इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल फॉरवर्ड बेस के तौर पर भी किया जा सकता है। नेशनल हाईवे पर एयर स्ट्रिप बनने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब किसी नेशनल हाईवे का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना की ओर से आपात स्थिति में लड़ाकू विमान उतारने के लिए किया जाएगा। पश्चिमी सरहद के नजदीक होने की वजह से इससे भारतीय सेना को निगरानी में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे
बाड़मेर और जालोर जिले को भी फायदा होगा। इससे इन दोनों जिलों के गांवों के बीच संपर्क बढ़ेगा और बुनियादी ढांचा मजबूत करने में मदद मिलेगी। नेशनल हाईवे पर एयर स्ट्रिप का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI और वायुसेना ने मिलकर किया है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। दोनों केंद्रीय मंत्री सुबह 9 बजे दिल्ली से रवाना होकर 10:55 पर जालोर के चुतलवाना के अड़ावा हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। इस दौरान वो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन और फाइटर प्लेन का फ्लाई पास्ट भी देखेंगे। फ्लाई पास्ट में Su-30 MKI और जगुआर लड़ाकू विमान प्रदर्शन करेंगे। जालौर के अलावा देश भर में कम से कम 12 ऐसे नेशनल हाईवे तैयार किए जा रहे हैं ताकि आपात स्थिति में वायुसेना के विमानों द्वारा उन्हें हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। राजस्थान के जालौर में नेशनल हाईवे पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग की प्रैक्टिस से पहले अक्टूबर 2017 में वायुसेना के लड़ाकू जेट और परिवहन विमानों ने उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग का अभ्यास किया था। उस वक्त ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि ऐसे नेशनल हाईवे का इस्तेमाल वायुसेना के लड़ाकू और दूसरे विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जा सकता है। और उसके बाद आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वायुसेना की कोशिश कामयाब हुई है। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें डंके की चोट पर।